एहतशाम साहब, अमेरिका का रोल इस बार आप क्या देख रहे हैं और ईरान की सिचुएशन क्या है? क्या पहले से ईरान की सिचुएशन वीक हुई है? क्योंकि अमेरिका ये दावा करता रहा है कि जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हिट किए और अब उनके पास यूरेनियम की जो डेवलपमेंट थी वो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं रहा। लेकिन ईरान बारहा हम देखते रहे तरदीद करता रहा इन खबरों की। सो सारी सूरत हाल को देखते हुए ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगे, उसकी अपनी पोजीशन क्या होगी सारी सूरत हाल अगर ये अटैक करते हैं इसराइल? और क्या ये इसराइल की जानिब से सिर्फ बयानात हैं या आप समझते हैं कि वाकई कुछ इस किस्म का हम देख रहे हैं सूरत हाल बनती हुई? देखिए, हमने सारे मामले के 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहले तो नेतन्याहू का जिक्र कर लेते हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का आप देख लें, वो हाईली अनपॉपुलर है अपने मुल्क में भी और यूरोप में भी और किसी हद तक अमेरिका में भी। और उसका मसला ये है नेतन्याहू का कि वहाँ पे जो आपने देखा फार राइट जो लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनका तो मतलब ही ये है, उनका प्लान ही यही कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ रहें, सख्त गिरी रहे और जो है ना वो नेतन्याहू जो है ना वो अरबों के ख़िलाफ़ लड़ता रहे। तो ये तो वो चाहते हैं कि जी ये सिलसिला रहे, लेकिन दूसरी तरफ दबाव उस पर यह है नेतन्याहू के ऊपर कि अगर वो हालात थोड़े से ठीक होते हैं, नए इलेक्शन हो जाते हैं तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, प्लस उसके गिरफ्तारी के बड़े चांसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ उसकी बेगम के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस हैं। अब अगली बात यह कि प्रोवोकेशन क्या थी सब कुछ करने की। देखिए, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट जो सामने है जिसमें कह रहा है जी इसराइल के वो तो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। आमना सफारती ज़राए मेरे ये बता रहे हैं कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान को भी कन्वे किया, कुछ और ममालिक को भी, ईरान ने, कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना इस्तेमाल करेंगे। वो तो कह रहे हैं नहीं, मीडिया के बना रहा है, इनके पास बने हुए हैं। और हमने इतला है कि इस दफ़ा सूरत हाल जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं बहुत बिगड़ेगी और ये जो आयरन डूम जो एक दिफाई निज़ाम है इसराइल का कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल उसको भी तोड़ देंगे और सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी। अब तीसरी बात इसमें यह जो आप जिक्र कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। देखिए, हमने प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना इस वक्त 2 इश्यूज़ में फंस के रह गए। एक तो जो मसला उनके लिए अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा कि ये अब लड़ाई बंद हो गई है, हमास वाला मामला, लेकिन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, डिसआर्म हमास को किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये कि अपनी जगह इशू चल रहा है। दूसरा ये है कि बड़ा बुरे तरीके से अंदरूनी तौर पे तो ट्रंप फंसे हुए हैं जो भी है, लेकिन 2 बड़े महाज उनके लिए, एक तो यूक्रेन की वॉर में फंसे हुए हैं जो उस चीज़ की मुश्किलात का सामना आप पूरे यूरोप को भी अमेरिका को भी किसी हद तक करना पड़ रहा है कि वो जंग बंद नहीं हो रही। और उससे बड़ा मसला बन गया है कि ये जो वेनेजुएला के साथ जो लड़ाई झगड़ा, देखिए ये उनके बैकयार्ड में वो कह रहे हैं कि जी 3-4 मुल्क जो है ना वो दोबारा से वही 1960 वाली दहाई में जाना चाहते हैं जो क्यूबा के क्राइसिस हुआ था मिसाइल का। और आपने देखा कैनेडी के ज़माने में रशिया ने ये फिर उसको कहा गया था कि अगर मिसाइल नहीं हटाया आपने तो हम बॉम्ब करेंगे, तो उन्होंने हटा दिए थे। उनको लग रहा है कि उनके बैकयार्ड में एक दफ़ा फिर वही तब्दीली आ रही है, क्योंकि ये लेफ्ट विंग पार्टी है जिसके सरबराह है अपना जो वेनेजुएला की बड़ी पॉपुलर हुकूमत है, वो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अमेरिका ने तो पूरा आपने देख लें जिस तरीके से आर्मा सारा उसका आर्म्स एमुनेशन वहाँ पे जा रहा है और जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल बैटरीज सारी जिस तरह उन्होंने पहुँचाई हैं, तो उनका तो फोकस उस तरफ है कि दोबारा से ये जो है साउथ अमेरिका जो है ना किसी तरीके से रशिया और चाइना के हाथों में ना जाए। अब क्योंकि वेनेजुएला के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो चीन को तेल भी दे रहा है, रशिया से असला भी ख़रीद रहा है, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो है ना बहुत ही जिसको कहते हैं इंतहाई गुस्से का सबब बन रहे हैं। तो वो उस तरफ चढ़ाई की उन्होंने, मामलात वहाँ पर रहे। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग नहीं बंद हो रही। तीसरा, इंटरनली आपने देखने उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आया हुआ, उसको संभालने में लगे हैं। नतीजतन ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा शायद वो जो आशीर्वाद हासिल करना चाहता है नेतन्याहू लड़ाई के चक्कर में या अमेरिका की मदद चाहता है, तो वो कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा वो पॉसिबल नहीं होगी। और वैसे भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हालात बेहतर किए हैं। देखें, कतर के हमले के बाद तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सफ़ा हो रहा था, उनके जो इन्फ्लुएंस था ख़त्म हो रहा था, उन्होंने दोबारा से मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। तो नतीजतन इस स्टेज पे जबकि सबको पता है कि अरब मालिक अगरचे उन पर बहुत अंदर किस्म होता है कि उन्होंने इस जंग में जिस तरह हिस्सा लेना चाहिए था हमास के हक़ में वो नहीं किया, इसराइल के ख़िलाफ़ वो नहीं किया, तो वो उस तरफ नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमना नहीं लगता कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना इस तरह उनकी बात सुनेंगे और उसकी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवर नेतन्याहू की यही है कि लड़ाई होती रहे और ऐसे काम किया जाए, नई बस्तियाँ बात करने की बात हो रही है, इलीगल अनलॉफुल, तो उसको कौन रोकेगा? तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ख़तरा ये है कि एक दफ़ा फिर मिडिल ईस्ट में कुछ जंग के आसार बन जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।